हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आज अपन ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ MCQs भी होते हैं तो वो भी अपन करेंगे। तो ध्वनि टॉपिक आज अपन ने लिया है। ध्वनि को क्या बोलते थे? रंग भी बोला जाता है। ध्वनि में क्या पढ़ते हैं? ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है माध्यम में। जैसे माध्यम क्या कहलाता है? वायु में भी हो सकती है ध्वनि, और जल वायु और प्रकाश, तीनों माध्यम में ध्वनि हो सकती है। ये 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत यांत्रिक तरंग में माध्यम आ जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में होती है यांत्रिक तरंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? संपीड़न अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग में देखो संपीड़न होता है और विरलन। संपीड़न होता है वो, उसमें क्या होता है? जो पास होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है संपीड़न। ठीक है, और जो दूर होती हैं उसे क्या बोला जाता है? विरलन। यहाँ पे P मतलब क्या होता है? प्रेशर मतलब दाब, और D मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो संपीड़न है, जहाँ पास लकीरें देखी जा रही हैं, पास में क्या हो? संपीड़न। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर। जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। ठीक है, ये किस में है? ये कंडीशन किस में देखी जा रही है? ये कंडीशन देखी जा रही है संपीड़न में। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, वो वही चीज़ क्या हो? विरलन में हो। वही चीज़ क्या हो? विरलन में हो। विरलन मतलब जो दूर हैं, तो इनमें क्या होता है? इनमें दाब क्या होगा? जी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। दाब क्या होगा? दाब कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। डेंसिटी क्या होती है? बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दाब कम होगा तो घनत्व, इनके बीच में क्या होता है? दाब कम होगा तो घनत्व क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। तो ठीक है, यही कंडीशन देखी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे साउंड, अब यहाँ पे पढ़ते हैं साउंड वेव मतलब तरंग, ध्वनि तरंग। इसमें होती हैं अपश्रव्य तरंग। तो ये कितने प्रकार की होती हैं ध्वनि तरंगें? अपश्रव्य तरंगें और श्रव्य तरंगें, और क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगें देखी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार की तरंगें देखी जा रही हैं, अपश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। तो इसमें क्या होता है? अपश्रव्य तरंगें वो होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, पराश्रव्य तरंगें वे होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, और पराश्रव्य तरंग देखो, अपश्रव्य जिन्हें सुन नहीं सकते, श्रव्य तरंग जिन्हें सुन सकते हैं, पराश्रव्य तरंगें जिन्हें हम नहीं सुन, मतलब हम सुन नहीं सकते, इनको भी नहीं सुन सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अपश्रव्य तरंग के बारे में पढ़ते हैं पहले। अपश्रव्य तरंगें जिन्हें नहीं सुना जा सकता है, इनकी आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। Hz मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, Hz से कम होती है। जैसे जी किसके लिए यूज़ होती है? भूकंप, सुनामी, लावा। ठीक है, तो जब ये मतलब भूकंप, सुनामी, लावा और इस ध्वनि को कौन से जानवर सुन सकते हैं? जैसे वो हो गया हाथी, गैंडा, कबूतर आदि अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब आ जाते हैं अपन श्रव्य तरंगें जिन्हें हम सुन सकते हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 17 mm + 17 m होता है। ठीक है, अब क्या इसके बारे में पढ़ना है? अब पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंगें क्या कहलाती हैं? इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे
इसके लिए कौन कौन से जानवर सुनेंगे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन और चूहा, मेंढक, पॉपाइज होता है। ये जानवर अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं क्योंकि आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो ध्वनि की चाल होती है इसमें वी.एस. इसका जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला वी.एस. इज इक्वल टू रूट ऑफ माध्यम की प्रत्यास्थता अपॉन माध्यम का घनत्व। ठीक है, इसमें देख रहे हैं ना, वी.एस. इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता बटे माध्यम का घनत्व। तो माध्यम की चाल का सूत्र क्या है, वी.एस. इक्वल टू रूट ऑफ ई अपॉन रो। रो मतलब क्या हो, घनत्व। ठीक है, अब इसमें बताना है कि वी.एस. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वी.एस. यहाँ पे क्या दिया हो, वी.एस. इक्वल टू क्या दिया, रूट ऑफ गामा है जी, गामा का चिन्ह है, बटे जी नीचे लिखा है रो। नीचे क्या है, ऊपर गामा है और नीचे जी क्या बना है, रो। और जी क्या है, गामा को क्या होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और रो को घनत्व। तो वी.एस. इक्वल टू यंग प्रत्यास्थता बटे घनत्व, ये इसका फॉर्मूला है। इसके ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए क्योंकि इसी से अपना MCQs बनेगा भी और इसी से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे वी.एस. लिक्विड गैस होती है, तो इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा, बीटा अपॉन रो। तो बीटा है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और रो है एक घनत्व है। ठीक है, रो क्या देखी गई है, रो एक घनत्व है। हाँ, यहाँ पे देखो वी.एस. लिक्विड गैस है, इसमें क्या हो गया जी, बीटा है और नीचे जी क्या बनी है जी, रो का चिन्ह है। तो यहाँ पे है वी.एस. लिक्विड गैस इक्वल टू रूट ऑफ आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व। अब यहाँ पे देखो न्यूटन के अनुसार ध्वनि संचरण कैसी होती है, समतापीय होती है। और न्यूटन ने भी क्या करा है, न्यूटन ने भी ध्वनि के बारे में कुछ अनुमान लगाया है और उन्होंने कहा है ध्वनि संचरण कैसा होता है, समतापीय होता है। और उन्होंने निकाला कि ये कितनी होगा, ध्वनि संचरण कितना होता है, 228 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि संचरण की चाल बताई है न्यूटन ने। लेकिन लाप्सा वैज्ञानिक आ गए, लाप्सा वैज्ञानिक ने क्या कहा, न्यूटन से कहा कि ये गलत है और उन्होंने अपना नियम लगा दिया। तो लाप्सा का संशोधन क्या हुआ, सही हुआ। लाप्सा ने न्यूटन के लिए गलत साबित कर दिया। ठीक है, लाप्सा का संशोधन इक्वल टू रुदोष्म विक्रम। इसमें रुदोष्म विक्रम है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, देखो न्यूटन के अनुसार है ध्वनि संचरण की चाल 228 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन लाप्सा आए तो उन्होंने कह दिया इतना नहीं होता जी, कितना होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि संचरण करती है। ठीक है, तो लाप्सा ने न्यूटन के लिए गलत साबित किया और उन्होंने अपना तो आ जाए कि ध्वनि संचरण की चाल कितनी होती है। तो लाप्सा के अनुसार रुदोष्म विक्रम से क्या हुई, 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब एक फॉर्मूला और दिया लाप्सा ने, वी.एस. इक्वल टू रूट ऑफ आर दिया है, आर स्मॉल आर फिर कैपिटल आर अपॉन टी अपॉन एम स्मॉल एम फिर डब्लू। ठीक है, स्मॉल डब्लू। तो आर मतलब क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर मतलब है, स्मॉल आर मतलब क्या कहा जा रहा है, स्मॉल आर मतलब क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र की कोटि। और फिर क्या कह रहे हैं, आर। कैपिटल आर मतलब क्या हो रहा है, कैपिटल आर मतलब गैस कंटेंट हो रहा है। और गैस कंटेंट का वो
R इक्वल टू 8314 जूल प्रति मोल केल्विन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, T मतलब तापमान, MW कैपिटल M और स्मॉल w मतलब क्या होता है, अणुभार को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस तीनों आ गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्या कह रहे हैं, जी कह रहे हैं गैस द्रव से कम होती है और द्रव किससे कम होता है, ठोस से कम होता है। जी चिन्ह बना दिया हमने। ठीक है, तो ठोस है, ठोस में ले लो Fe आयरन, और द्रव में ले लिया जल, और गैस में ले लिया हवा, एयर। तो यहाँ पे है जो Fe है, जो आयरन है, इसका जी ठोस में कितना होता है, 5130 मीटर प्रति सेकेंड, और द्रव में कितना होता है, जल 1493 मीटर प्रति सेकेंड, और गैसों में वायु कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। जी अपन को याद करने पड़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर्वाधिक ध्वनि की चाल कितनी होती है, सर्वाधिक ध्वनि की चाल कार्बन या फिर कार्बन युक्त पदार्थ में होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होगी, कार्बन में या फिर कार्बन युक्त पदार्थ में। जैसे अप्रूपता मतलब अप्रूप इक्वल टू हीरा में कितनी होगी,